नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। और साथियों, ये जो सेशन है इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस जो है उनको इस तरह से समराइज किया है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा MHM का। और सेशन के सबसे लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके MHM के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन से। और इसमें देख लें आप, मैंने ये जो 10 क्वेश्चन है वो आपके रखे हैं आरपीएससी 2018 और 19 की जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश से एग्जाम थी आपकी, और 19 की जो टीएसपी एरिया से आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश जो एग्जाम थी उसके, और 2018 के सेकंड ग्रेड इंग्लिश के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए अपनी तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखा है। और 1 to 10 ये क्वेश्चन है आपके एमएचएम के आरपीएससी 2018 एंड 19 के। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की एक्सरसाइज एक तरह से आप देखते रहिए और इसको बिल्कुल अच्छे से समझते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू वॉलंटियर। इसमें आपको आरपीएससी ने फ्रेज पूछा था, अंडरलाइन जो सेक्शन है विलिंग टू वॉलंटियर, इसका फ्रेज पूछा था। माने नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, चार ऑप्शन थे आपके। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और ये फाइंड आउट करने का प्रयास करें कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन जो सेक्शन है विलिंग टू वॉलंटियर, ये किस फ्रेज से बिलोंग करता है। और बहुत ही सिंपल है, देखें आप इसमें अच्छे से, इसमें देख लें विलिंग टू वॉलंटियर। अब इसमें विलिंग जो वर्ड है, इस वर्ड की कैटेगरी आपको फाइंड आउट करनी होगी और वही इसका आंसर होगा। विलिंग क्या है? विलिंग का मतलब होता है, अगर बात करें हिंदी मीनिंग की, तो इसका मतलब है इच्छुक। और ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड कैटेगरी क्या हुई? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड कैटेगरी इसकी हुई एडजेक्टिव। अब विलिंग टू वॉलंटियर में जो हेड वर्ड है उस हेड वर्ड यानी मुख्य शब्द के फंक्शन में है आपका विलिंग। विलिंग क्या है? हेड वर्ड। और मैंने आपको लास्ट के सेशन में बताया था कि जो फ्रेज है उस फ्रेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि दिए गए सेक्शन में हेडवर्ड कौन सा है। जो हेडवर्ड है, जो सेक्शन हेडवर्ड, जिस सेक्शन का हेडवर्ड जो होगा, माने नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, वही उसका फ्रेज होगा। मैंने लास्ट सेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो क्योंकि यहाँ विलिंग टू वॉलंटियर में हेडवर्ड है विलिंग यानी एडजेक्टिव है, और क्योंकि ये विलिंग या एडजेक्टिव है, और टू वॉलंटियर यहाँ क्या है, यहाँ टू प्लस बी फर्स्ट आपके पोस्ट मॉडिफिकेशन का फंक्शन कर रहा है। किसका पोस्ट मॉडिफायर बन रहा है? विलिंग का, माने एडजेक्टिव के पोस्ट मॉडिफिकेशन के फंक्शन में है टू प्लस बी फर्स्ट, माने टू प्लस बी फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। यहां फुल इन्फिनिटिव पोस्ट में मॉडिफिकेशन के फंक्शन में है, और एडजेक्टिव का पोस्ट मॉडिफायर बन रहा है फुल इन्फिनिटिव टू प्लस बी फर्स्ट। वॉलंटियर का मतलब नाउन फॉर्म में होता है स्वयंसेवक, और वर्ब फॉर्म में इसका अर्थ है स्वयं की इच्छा से सेवा करना या स्वयं सेवा करना। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन हो गया आपके एडजेक्टिव और फुल इन्फिनिटिव का। और यहाँ इस प्रकार से एडजेक्टिव तो वो इसका हेड वर्ड, और यहाँ जो टू प्लस बी फर्स्ट आप देख रहे हो ये बन रहा है इसका पोस्ट मॉडिफायर। तो ये हो गया इसका एम फॉर मॉडिफायर, और मॉडिफायर में क्या है इसका पोस्ट मॉडिफायर। अब इसको क्योंकि फ्रेज में हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसका फ्रेज कौन सा है, तो इसका हेडवर्ड क्योंकि एडजेक्टिव है, तो ये हुआ आपका इसका आंसर बनेगा। ये है एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज। इसको आप अच्छे से देख लें। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली है। ये एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए बना, फटाफट से देखना जल्दी से, क्योंकि विलिंग टू वॉलंटियर में हेडवर्ड है इसमें विलिंग, और विलिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरी है एडजेक्टिव। इसीलिए यहाँ विलिंग टू वॉलंटियर में जो पूरा सेक्शन है इसमें हेडवर्ड के फंक्शन में विलिंग है, इसलिए ये हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज। और इसमें मैंने दो चीजें और क्लियर कर दी आपको, साथ साथ एमएचआर के अकॉर्डिंग भी यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो क्योंकि इसमें एमएचआर के अकॉर्डिंग यहाँ 5 to 8 क्वेश्चंस हैं, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछ ले तो आपका विलिंग हो गया हेडवर्ड और टू वॉलंटियर हो गया आपका पोस्ट मॉडिफायर। तो यहाँ एडजेक्टिव का पोस्ट मॉडिफायर कौन बन रहा है? फुल इन्फिनिटिव। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों ही चीजें क्लियर कर दी है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। अब इस सेंटेंस में आपको अंडरलाइन जो एग्जामिनर ने आरपीएससी ने करके दिया है वो है दैट ही कुड बी मिस्टेकन, और इसमें आपको पूछा है क्लॉज, माने ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज कौन से क्लॉज से बिलोंग करता है? दैट ही कुड बी मिस्टेकन। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप
मैं जहां तक समझता हूँ आप लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें दो तरह के आंसर आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, एक आपका नाउन क्लॉज और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज। अब एक चीज फटाफट से क्लियर कर लें। आप देखें सीधा इसमें, देखें इसमें दैट ही कुड बी मिस्टेकन का क्लॉज पूछ रहा है हमसे एग्जामिनर, और इस दैट ही कुड बी मिस्टेकन में हेड कौन है, ये किसकी बात कर रहा है, ही की। ठीक है, इसमें हेडवर्ड जो है वो कौन है, ही की बात नहीं कर रहे हैं वो, दैट ही कुड बी मिस्टेकन। अब फ्रेज रियल पे चले हम, तो ही जो है वो किसका फंक्शन करता है। फ्रेज रियल की बात करें तो मैंने आपको बताया था नाउन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज जो है उसका हेडवर्ड कौन बनता है, या तो नाउन और या प्रोनाउन। ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था। और इसी प्रकार से मैंने आपको नाउन क्लोज भी लास्ट के सेक्शन में बताया था, नाउन क्लोज। अब क्योंकि नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कौन है, नाउन या प्रोनाउन, इसी प्रकार से नाउन क्लोज का हेडवर्ड भी होगा नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ जो दैट क्लोज है आपका, और लास्ट के सेशन में आपको बता भी दिया गया था दैट क्लोज के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन थी तो आप लास्ट सेशन में देख सकते हैं। अब इसमें नाउन क्लोज में हेडवर्ड कौन होगा, या तो नाउन और या प्रोनाउन, यानी लाइक नाउन फ्रेज। अब इसमें किसकी बात कर रहा है वो, ही की हेड यहाँ कौन है, ही। अब ही क्या है, प्रोनाउन। अब क्योंकि हमसे क्लोज रियल पे पूछ रहा है तो क्लोज में, क्योंकि यहाँ देख ले दैट ही कुड बी मिस्टेकन में ही क्या है, ही प्रोनाउन है, और क्लोज के अकॉर्डिंग ये हुआ आपका नाउन क्लोज, क्योंकि नाउन क्लोज का हेड कौन रहेगा, या तो नाउन और या प्रोनाउन। तो इस प्रकार से दैट ही कुड बी मिस्टेकन में ही, क्योंकि इसके हेड के फंक्शन में है, इसलिए क्लोज के अकॉर्डिंग हुआ आपका नाउन क्लोज। अब एक चीज आप अच्छे से देख ले, इसमें जो पॉसिबल आपको वर्ड दिख रहा है पॉसिबल है, पॉसिबल की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि पॉसिबल है एडजेक्टिव, और क्योंकि ये आपका दैट क्लोज एडजेक्टिव जो पॉसिबल है इसको क्वालिफाई कर रहा है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ जो दैट क्लोज आप देख रहे हो वो पॉसिबल जो एडजेक्टिव है इसका पोस्ट मॉडिफायर बन रहा है। तो अच्छे से एक चीज और इसमें क्लियर कर ले साथ ही साथ, पॉसिबल एडजेक्टिव है और इसके पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में जो आपका दैट क्लोज है वो फंक्शन कर रहा है, जिसको बोलते हैं कंप्लीमेंटेशन, कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव। अब यहाँ भी है टू प्लस वी फर्स्ट किसके फंक्शन में, कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये कंप्लीमेंटेशन है किसका, एडजेक्टिव का। ये दैट क्लोज है, ये कंप्लीमेंटेशन है किसका, एडजेक्टिव का। तो यहाँ एडजेक्टिव है हेडवर्ड और उसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है पूरा का पूरा दैट क्लोज। तो आप ये नहीं सोचे कि क्योंकि एडजेक्टिव आपका पॉसिबल एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव क्लोज हुआ, ऐसा नहीं है। इसमें आप अच्छे से देख ले, दैट ही कुड बी मिस्टेकन में हेड कौन है, हेड है आपका ही। और मैंने आपको फ्रेज रियल पे बताया था, और इसी का कंपैरिजन में आपको नाउन क्लॉज भी बताया था। नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कौन हुआ, नाउन या प्रोनाउन। नाउन क्लॉज का हेडवर्ड कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब ही क्योंकि प्रोनाउन है तो ये हुआ आपका नाउन क्लॉज। इसको एडजेक्टिव क्लॉज समझने की गलती नहीं करें। और कहीं कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से क्लियर कर लें, और बिल्कुल स्पीडली ही मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका भी पढ़ाव है तो आप अपने स्तर पे अच्छे से इसको कंफर्म कर ले, रिवाइज करते चले। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन यू गो टू स्लीप आई एम गोइंग टू वॉच द गेम। व्हेन यू गो टू स्लीप, अब इसमें एग्जामिनर ने अंडरलाइन किया है व्हेन यू गो टू स्लीप, और हमसे पूछा है क्लॉज, मान इसकी क्लॉज कैटेगरी कौन सी है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और बिल्कुल ही सिंपल है, व्हेन यू गो टू स्लीप। अब अंडरलाइन पोर्शन है व्हेन यू गो टू स्लीप, और इसमें अंडरलाइन जो सेक्शन है इसकी क्लॉज कैटेगरी पूछा है। तो इसमें आप देख ले व्हेन यू गो टू स्लीप, जब तुम सोने के लिए जाते हो। अब क्योंकि यहाँ व्हेन वर्ड दिख रहा है आपको, व्हेन का मतलब है जब, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, व्हेन इंडिकेट कर रहा है आपके टाइम को। अब आप अच्छे से एक चीज कंफर्म कर लें कि क्योंकि व्हेन यू गो टू स्लीप जो आपके इसमें जो क्लोज है, ये क्लोज बता रहा है टाइम को। ये टाइम को, इसमें जो फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है व्हेन, जब तुम सोने के लिए जाते हो, क्योंकि ये जो क्लोज आपको देख रहे आप दिख रहे हो व्हेन यू गो टू स्लीप, ये किससे रिलेटेड है, ये टाइम से रिलेटेड है। ये समय के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। जब ये कह रहा है कि व्हेन यू गो टू स्लीप, जब तुम सोने के लिए जाते हो, आई एम गोइंग टू वॉच द गेम, माने जो सेकंड वाला आई एम गोइंग टू वॉच द गेम, ये जो आप क्लोज देख रहे हो ये इसके लिए कंडीशन बता रहा है। और इसमें जो देख रहे हो व्हेन यू गो टू स्लीप, इसमें व्हेन आपका टाइम इंडिकेटर वर्ड है, और क्योंकि मैं अच्छे से पता है कि टाइम इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो बनेगा एडवर्ब। और क्योंकि यहाँ एडवर्ब से बनता है एडवर्बियल, ये भी आपको आपने जो सेंटेंस एलिमेंट है वहां अच्छे से कंफर्म किया है, SPOCA में जो एडवर्बियल है वो एडवर्बियल जो है वो किससे बना है, एडवर्ब से। और क्योंकि एडवर्बियल किसको बताता है, हाउ, वेहियर एंड व्हेन को। तो यहाँ जो व्हेन जो देख रहे हो आप, जो टाइम इंडिकेटर वर्ड है
वो बता रहा है आपके टाइम को, और ये बता रहा है क्योंकि टाइम को बता रहा है इसलिए इसकी कैटेगरी हुई एडवर्ब। तो यहाँ जो क्लोज बनेगा ये होगा एडवर्ब क्लॉज। और ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपके व्हेन यू गो टू स्लीप। तो यहाँ जो व्हेन वर्ड है ये जब यानी समय को बता रहा है, और समय को बताने वाला, समय को इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है उसको हम लेंगे एडवर्ब की कैटेगरी में। तो इस प्रकार से इस, क्योंकि यहाँ व्हेन एक टाइम इंडिकेटर वर्ड है और इस प्रकार से व्हेन से जो क्लोज बन रहा है वो बना आपका एडवर्ब क्लोज। यहाँ ये न तो नाउन क्लोज बनेगा और यहाँ न ही ये एडजेक्टिव क्लोज बनेगा। इसमें आप एक चीज अच्छे से और देख लेना, आप यू को और ही को यहाँ कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ दैट ही कुड बी मिस्टेकन में वो ही की बात कर रहा है, और जबकि वहन यू गो टू स्लीप में वो वहन की बात कर रहा है। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हो, पूरा का पूरा क्लोज देख रहे हो, इस क्लोज का संबंध किससे है, इस क्लोज का संबंध है टाइम से। दैट्स व्हाई हमने यहाँ इसको किस कैटेगरी में रखा है, एडवर्ब क्लोज, क्योंकि यहाँ इस व्हेन की वजह से इस पूरे के पूरे क्लोज का संबंध हुआ टाइम से, जबकि यहाँ टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ दैट ही कुड बी मिस्टेकन में हेड कौन है, ही, तो इसका इस प्रकार से ये हुआ आपका नाउन क्लोज। जबकि वहन में आप यू को हेड समझ के इसको नाउन क्लोज करने की गलती नहीं करें, क्योंकि यहाँ जो वहन है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और टाइम को इंडिकेट कर रहा है इसलिए टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड हुआ आपका एडवर्ब, और इस प्रकार से ये बना एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी अच्छे से आप क्लियर कर लेना, क्योंकि व्हेन का जो फंक्शन है वो इसमें, वो फंक्शन जो व्हेन का थर्ड क्वेश्चन में है वो सेकंड में नहीं है, और सेकंड में ही का जो फंक्शन है वो यहाँ यू नहीं कर रहा है। ये बात आप अच्छे से देख लेना, इसमें कहीं किसी प्रकार की गलती आपको नहीं होनी चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, अ मैन इज बीइंग क्वेश्चनड बाय पुलिस। अब इसमें फ्रेज पूछा है, तो फ्रेज ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें अंडरलाइन सेक्शन है, इज बीइंग क्वेश्चनड बाय पुलिस। ये पूछ रहा है इसका फ्रेज कौन सा, नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। अब ये वर्ब का सेक्शन है, बहुत ही सिंपल है, पैसिव उसमें लिखा हुआ है सेंटेंस, और क्योंकि सेक्शन आपका जो सेंटेंस पैसिव में भी लिखा हुआ है, और वैसे भी आपको पता है ये वर्ब वाला सेक्शन है, वर्ब वाले सेक्शन को आप क्या बोलोगे फ्रेज लेवल पे, ये बना आपका वर्ब फ्रेज। तो यहाँ तो किसी प्रकार की कोई हमें गलती करनी भी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, द फ्रेज एनॉर्मस ब्लैक आयरन गेट्स इज। अब इसमें फ्रेज पूछ रहा है आपको, द फ्रेज एनॉर्मस ब्लैक आयरन गेट्स इज। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि एनॉर्मस ब्लैक आयरन और गेट्स जो है ये एमएचएम के अकॉर्डिंग किन किन फंक्शन में, किस प्रकार के फंक्शन में कराए, मींस यहाँ हेडवर्ड कौन है, मॉडिफायर कौन है। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देख लो आप अंडरलाइन सेक्शन आपका एनॉर्मस ब्लैक आयरन और गेट्स। तो इसमें एक चीज आप देखें, इसमें 1 2 3 एंड 4 इनमें हेडवर्ड कौन सा हुआ, एनॉर्मस माने विशाल या बड़ा, ब्लैक माने काला, आयरन माने आपका लोहे का बना हुआ। अब इसमें किसकी बात कर रहा है, ये तीनों विशेषताएं किसकी है, ये तीनों विशेषताएं हैं गेट की। तो यहाँ जो गेट है ये आपका नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये गेट किसके फंक्शन में है, हेडवर्ड। और क्योंकि ये हेडवर्ड है तो इसके प्री मॉडिफायर कौन कौन बन रहे हैं, आयरन गेट, ब्लैक गेट, एनॉर्मस गेट। अब एक चीज देखें आप इसमें, आप ब्लैक और आयरन को हटा दें तो क्या बन रहा है, एनॉर्मस गेट हो सकता है, पॉसिबल है। अब आप ब्लैक से कंपेयर करें, ब्लैक गेट्स हो सकता है, आयरन गेट्स हो सकता है, एनॉर्मस गेट्स हो सकता है, ब्लैक आयरन गेट्स हो सकता है, एनॉर्मस ब्लैक गेट्स हो सकता है। तो यहाँ हेडवर्ड कौन हुआ, हेड हुआ आपका गेट्स, और इसके पहले 1 2 3 यानी ये हुआ आपका एनॉर्मस हुआ उसका M4 मॉडिफायर, ब्लैक हुआ M4 मॉडिफायर, आयरन हुआ M4 मॉडिफायर, और गेट्स हुआ आपका हेडवर्ड। तो इसका आंसर हुआ M M M और H। अब इसमें जो तीनों एम है वो बन रहे हैं क्या, प्री मॉडिफायर्स, प्री मॉडिफायर्स, और ये गेट्स होगा आप क्या, हेडवर्ड। सिंपल है बिल्कुल। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, सम बेक्ड पोटैटोज। अब इसमें देखें, सम बेक्ड पोटैटोज। अब इनमें हेडवर्ड कौन है, सम नहीं, बेक्ड नहीं, पोटैटोज जस्ट यस। तो ये हुआ आपका हेडवर्ड। अब ये जो पोटैटो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए दो वर्ड्स काम में ले रहे हैं, वो सम और बैक्ड। अब आप बैक्ड को टाइम और देखें, सम पोटैटोज पॉसिबल है, बैक्ड पोटैटोज पॉसिबल है। अब सम बैक्ड पोटैटोज माने सम यहाँ हुआ आपका मॉडिफायर, बैक्ड हुआ आपका मॉडिफायर, और ये हुआ हेडवर्ड। तो ये हुआ मॉडिफायर, मॉडिफायर और हेडवर्ड, और ये दोनों हो गए आपके प्री मॉडिफायर्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। अब यहाँ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक में हेड कौन है, किसकी बात कर रहा है, हेड क्या द है,
फर्स्ट है चैप्टर है या ऑफ द बुक है, तो ये बात कर रहा है चैप्टर की। तो चैप्टर यहाँ हो गया आपका हेड वर्ड। और इस हेड वर्ड का प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में कौन कौन है? यहाँ देयर बन रहा है आपका प्री मॉडिफायर चैप्टर का, और फर्स्ट बन रहा है चैप्टर का प्री मॉडिफायर, और ऑफ द बुक जो है, ये ऑफ द बुक हो गया आपका पीपी। पी माने प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो हेड वर्ड चैप्टर के पोस्ट मॉडिफिकेशन का फंक्शन कर रही है। तो इस प्रकार से अगर इसका क्लैरिफिकेशन देखें हम एमएचएम के अकॉर्डिंग, तो ये हुआ आपका मॉडिफायर, देन हेड वर्ड, और ये आपका मॉडिफायर। तो जो आपका देव और फर्स्ट है ये प्री मॉडिफायर के फंक्शन में है, और ऑफ द बुक जो आपका है वो है पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में। और ऑफ द बुक का फंक्शन या जो है फ्रेज कौन सी है ये, तो ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका फंक्शन कर रही है? पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द हेड वर्ड। और यहाँ चैप्टर का हो गया आपका हेड वर्ड, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है इसमें 8th वन, इसमें है दैट टेबल इन द कॉर्नर। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी प्रयास करें इसको सोल्व करने का। दैट टेबल इन द कॉर्नर, इसमें हेड कौन है, किसकी बात कर रहा है? टेबल की बात कर रहा है। टेबल क्या हुआ? हेड वर्ड। दैट क्या है? प्री मॉडिफायर। और इन द कॉर्नर इसी प्रकार से पोस्ट, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, और प्रेपोजिशनल फ्रेज है किसके फंक्शन में है? पोस्ट मॉडिफिकेशन के फंक्शन में है। तो ये क्या, ये भी आपका हो गया मॉडिफायर। तो दैट आपका हुआ इसमें मॉडिफायर मींस प्री मॉडिफायर। टेबल हो गया आपका इसमें हेड वर्ड, और इन द कॉर्नर इसमें आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर। तो एमएचएम हो गया इसमें, ये प्री मॉडिफायर और ये पोस्ट मॉडिफायर। माने पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में यह क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज, मॉडिफायर, हेड वर्ड और मॉडिफायर। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में। और नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वो पूछ रहा है एग्जामिनर आपको क्लोज पूछ रहा है इसका। नो वन स्पेंड्स मनी यानी कोई भी व्यक्ति उस तरीके से पैसा खर्च नहीं करता, द वे उस तरीके से, यू डू जिस तरीके से तुम पैसा खर्च करते हो। कोई भी व्यक्ति उस तरीके से पैसा खर्च नहीं करता जिस जिस तरीके से तुम पैसे खर्च करते हो। अब इसमें द वे यू डू, ये आपका क्लोज पूछ रहा है एग्जामिनर की, ये कौन सा क्लोज है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप अच्छे एक बार प्रयास करें इसको सोल्व करने का। अब देखें इसमें ये द वे यू डू इसका क्लोज पूछ रहा है हमें, तो अब आप ये बताइए कि द वे यू डू ये नो वन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि स्पेंड की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि मनी की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है? यानी द वे यू डू ये नो वन की, स्पेंड की या फिर मनी की, किसकी विशेषता बता रहा है? द वे यानी उस तरीके से, यू डू जिस तरीके से तुम खर्च करते हो। अब वो किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ वो नो वन माने किसी किसी भी एक व्यक्ति की जो कि पैसा खर्च कर रहा है, उसके पैसे खर्च करने के बारे में जो आप देख रहे हो इसमें वर्ब स्पेंड, इसकी विशेषता बता रहा है। यानी वो जिस तरीके से पैसा खर्च करता है उस तरीके से कोई और पैसा खर्च नहीं करता। तो यहाँ जो द वे यू डू यानी वो तरीका पैसे खर्च करने का जो तरीका तुम अपनाते हो उस तरीके से कोई पैसा खर्च नहीं करता। तो न तो यहाँ मनी की विशेषता बता रहा है ये, न ही यहाँ नो वन की विशेषता बता रहा है। ये यहाँ विशेषता बता रहा है स्पेंड की, यानी उसके पैसे खर्च करने के तरीके पे वो बात करना चाहता है। और क्योंकि ये स्पेंड यहाँ क्या है? स्पेंड है बिफोर वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने वाला सेक्शन आपके सामने द वे यू डू। ये जो आपका क्लोज देख रहे हो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है स्पेंड की, यानी पैसा खर्च करने के तरीके की बात कर रहा है इसमें, क्योंकि पैसा खर्च करने के तरीके की बात कर रहा है। और जो तरीका है जो मैनर इसमें डिस्कस कर रहा है, तो इस प्रकार से जो वर्ब की विशेषता बताएगा, जो सेक्शन आपके सामने वर्ब की विशेषता बता रहा है। और यहाँ क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्लोज के रेफरेंस में पूछ रहा है हमें, यू इसमें आप देख सकते हो क्लोज क्यों बना? सब्जेक्ट और वर्ब आप इसमें देख सकते हैं। और क्लोज के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? सब्जेक्ट और वर्ब। कुछ विद्वान साथी, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि ये क्लोज कैसे हो रहा है, द वे यू डू ये क्लोज कैसे बन रहा है? क्लोज की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये आपके सामने सब्जेक्ट और वर्ब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? वर्ब की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है वो होता है एडवर्ब। और क्योंकि क्लोज के सेक्शन में पूछ रहा है, तो ये हो गया वर्ब की विशेषता बताने की वजह से ये हो गया आपके एडवर्ब क्लॉज। यानी न तो ये नाउन क्लॉज है, नहीं आपके वर्ब क्लॉज है, नहीं आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, नहीं ये नोमन की विशेषता बता रहा है, नहीं ये मनी की विशेषता बता रहा है। ये पैसे खर्च करने के तरीके की बात कर रहा है। और क्योंकि ये स्पेंड के मैनर की बात कर रहा है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाला हुआ एडवर्ब। और क्लोज के रेफरेंस से पूछ रहा है, तो ये आपका द वे यू डू बन गया एडवर्ब
क्लॉज। तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, देख लेना। एंड देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजीव इज इजी टू प्लीज। अब 10 क्वेश्चन नंबर 10 को आप कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये दोनों बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, आप अच्छे से देख लें। राजीव इज इजी टू प्लीज, इसमें विलिंग टू वॉलंटियर था, इसमें इजी टू प्लीज है। अब इसमें इजी टू प्लीज, अब इसमें देख लें यहाँ पे इजी क्या है, इजी आपका है एडजेक्टिव, और टू प्लस भी फर्स्ट आपके सामने वही आपका फुल इंफिनिटिव है, जो कि पोस्ट मॉडिफिकेशन कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। अब इसमें फ्रेज पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेज है। अब इजी टू प्लीज में हेड कौन है, बॉस कौन है, बॉस है इसमें इजी, तो इजी क्योंकि फ्रेज है, कौन सी, इजी है आपका एडजेक्टिव, तो इस प्रकार से बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसमें आप एक और चीज देख लें, इज यहाँ क्या है, इज लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, और लिंकिंग वर्ब जो है वो अपने साथ क्या लेती है, लिंकिंग वर्ब अपने साथ सी फॉर कंप्लीमेंट लेती है। तो अगर एलिमेंट लेवल पे पूछे आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग पूछे, तो इज लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। और क्योंकि इजी किसको बता रहा है, राजीव को, राजीव किसको बता रहा है, इजी को, तो इस प्रकार से ये इजी राजीव को, राजीव इजी को रेफर कर रहा है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। और एलिमेंट में ये फंक्शन कर रहा है सी फॉर कंप्लीमेंट के फंक्शन में, क्योंकि यहाँ इजी राजीव को ही रेफर कर रहा है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लें, अगर इस इंट्रोगेटिव में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसका अफर्मेटिव बना ले अपने मन में, यू आर विलिंग टू वॉलंटियर, यू आर विलिंग, तो यहाँ जो आर है वो किसकी किसकी तरह फंक्शन करेगी, वो फंक्शन करेगी आपके लिंकिंग वर्ब की तरह, जिस प्रकार से इस फंक्शन कर रही है। यू किसको बताएगा, विलिंग को, विलिंग किसको बताएगा, यू को, और आर किसके फंक्शन में रहेगी, लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में। लिंकिंग वर्ब अपने साथ जनरली क्या लेती है, सी फॉर कंप्लीमेंट। तो यहाँ अगर आपको एलिमेंट के अकॉर्डिंग पूछे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्बियल के अकॉर्डिंग, तो आपका यहाँ सी विलिंग सी फॉर कंप्लीमेंट, यहाँ इजी सी फॉर कंप्लीमेंट हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ इजी और यहाँ आर लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, और लिंकिंग वर्ब अपने साथ जनरली सी फॉर कंप्लीमेंट लेती है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। और द लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने अपने मन से अपने आप लोगों के लिए रखा है, वो है आई एम श्योर दैट इंडिया विल विन द मैच। आई एम श्योर दैट इंडिया विल विन द मैच, मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि भारत मैच जीत जाएगा। अब इसमें वही देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी की तरह सेम टू सेम वही सेक्शन है, देखो दैट ही मिस्टेकन, इसमें देख लें वही दैट है, इसमें वही दैट है, और दैट के बाद यहाँ देखिए इंडिया, ये नाउन था, यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। अब पूछ रहा आपको एग्जामिनर, अंडरलाइन जो सेक्शन है, अंडरलाइन जो क्लोज है, वो कौन सा क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज। अब देखिए इसमें भी वही एडजेक्टिव है पॉसिबल, इसमें श्योर एडजेक्टिव है, तो इसको एडजेक्टिव क्लोज समझने की गलती नहीं करें। इसमें हेड देख लो कौन है, इसमें हेड है इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है वो, इंडिया विल विन द मैच। कहीं किस प्रकार से टाइम के रेफरेंस में नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्लेस का रेफरेंस यहाँ नहीं है, किसी प्रकार के मैनर का रेफरेंस भी यहाँ नहीं है, और ये है आपका नाउन। और क्लोज के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो ये बना आपका नाउन क्लोज। इसी प्रकार से यहाँ देख लें यहाँ पे, अब प्रोनाउन क्लोज नहीं है, नाउन क्लोज मींस नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यहाँ नाउन हुआ और ये हुआ आपका प्रोनाउन, तो ये भी क्या बन रहा है आपका नाउन क्लोज, ये भी क्या हुआ नाउन क्लोज। इस एडजेक्टिव की वजह से इसको एडजेक्टिव क्लोज, या इस एडजेक्टिव की वजह से इसको एडजेक्टिव क्लोज नहीं समझें। हाँ ये जरूर है कि इसमें पॉसिबल एडजेक्टिव है, इसका पोस्ट मॉडिफिकेशन कर रहा है दैट क्लोज, यहाँ जो श्योर है उसका पोस्ट मॉडिफिकेशन कर रहा है दैट क्लोज, यानी इसको बोलेंगे कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये भी कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव है, ये भी कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव है। और तो इस प्रकार से ये इजी है आपके सामने, इजी के बाद 2 प्लस भी फर्स्ट, ये भी कंप्लीमेंटेशन के फंक्शन में, इसको भी बोलेंगे कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव, कंप्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तो है आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, जो कि 2018 एंड 19 आरबीसी में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। और क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैंने अपने मन से आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन किया था, इसको भी आप अच्छे से देख लें। तो इस प्रकार से इस सेक्शन में आपको मैंने कंप्लीट बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो इसी के आसपास सारे क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से कंफर्म कर लेना, कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से कंफर्म करें इस चीज को। और यहाँ एक छोटा सा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नंबर 3 में और सेकंड में कहीं कंफ्यूजन मत हो जाना, कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। देखने आप इसमें अब आप सोच रहे हो कि ही और यू में, तो ही भी इसको हम बता रहे हेड, तो यहाँ यू हेड क्यों नहीं हुआ। इसके पहले आप देखें जो व्हेन है, व्हेन यू गो टू स्लीप, तो ये पूरा का पूरा क्लोज है, वो किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस बता रहा है, जबकि इसमें किसी प्रकार का टाइम रेफरेंस नहीं है। और ये पूरा का पूरा क्लोज किसको बता रहा है, टाइम रेफरेंस को। तो यहाँ फोकस करें किस पे, व्हेन पे, क्योंकि टाइम को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हुआ एडवर्ब क्लोज, जबकि ये वाली चीज इसमें नहीं थी, इसीलिए ये हुआ नाउन क्लोज। इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है, तो ये भी हुआ आपका इंडिया, इसमें हेड तो हुआ ना आपका नाउन क्लोज।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्लियर है। और इसी जो सेशन में हमने जितने भी आपके एमएचएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे पहले भी हमने डिस्कशन किए हैं, तो इस प्रकार से एमएचएम के आपके लगभग 20 to 21 क्वेश्चन बन गए हैं। इन्हीं के आसपास आपके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से, तो इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, उस सेशन में हम बात करेंगे आपके 30 क्वेश्चंस ऑफ ए टीचिंग मेथड्स के, और फिर उसके बाद संडे को आपका लास्ट सेशन रहेगा आपके लिटरेरी मूवमेंट्स का, जिसमें लिटरेरी मूवमेंट्स के जितने भी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा 2 सेशंस में, तो उसको आप फटाफट से जाते समय देख लेना और रिवाइज कर लेना, और बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की मन में डरने की आवश्यकता नहीं है। एक साथी का कमेंट भी आया था कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है घबराहट हो रही है, तो इसके बारे में भी एक छोटा सा 5-7 मिनट का एक जो सेशन है मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा कि आपको एग्जाम में अपीयर होने के बाद किन किन चीज़ों को खास तौर से ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ें मिस कर दी तो कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो, अगर आपको किसी भी स्थिति में सफलता नहीं मिलेगी। तो उन सब चीज़ों के लिए एक छोटा सेशन लेकर आऊँगा एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।